अस्सलामुअलैकुम। लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रैक्टिकल क्लास को शुरू किया था, जिसके अंदर होम टैब के अंदर हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप को जो है डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास के अंदर हम पैराग्राफ ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर बुलेट, ये जो तीन आपको चीजें नजर आ रही हैं, ये तीन तरह की लिस्टें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होती हैं। तो लेट सपोज आप अगर कुछ यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं, मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा पेंसिल, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पेन, स्केल, रबर, शार्पनर। ठीक है। तो अगर आप इसको सिलेक्ट करके कोई भी एक बुलेट, ये जो लिस्ट है, मतलब तीन तरह की लिस्टें होती है हमारे पास। एक को हम कहते हैं बुलेट लिस्ट, दूसरी हमारे पास होती है नंबरिंग लिस्ट, और तीसरी हमारे पास होती है मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है। तो अगर आप बुलेट लिस्ट को यहाँ पर ओपन करें तो आप देखेंगे कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, और आप कोई भी यहाँ से एक पर्टिकुलर ऑप्शन को इस्तेमाल करके अपनी लिस्ट को उस तरीके से मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके सामने नजर आ रहा होगा कि ये डिफरेंट आपके पास बुलेट की फॉर्म के अंदर आपने जो आइटम्स लिखे थे वो आइटम्स आपके पास आ गए। अगर आप चाह रहे हैं कि ये नंबरिंग की शेप के अंदर आए तो आपके पास डिफरेंट नंबरिंग भी अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 2 3 दिखाना चाहते हैं, या आप रोमन 1 2 3 दिखाना चाहते हैं, या आप ABCD दिखाना चाहते हैं, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप किस तरीके से अपने लिस्ट को दिखाना चाह रहे हैं। इसके अलावा थर्ड जो लिस्ट हमारे पास है, ये वाली जो लिस्ट होती है इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब ये होता है कि एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपके पास मल्टी लेवल लिस्ट कहलाती है। लेट सपोज मैं ये वाली मल्टी लेवल लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देखें अभी इस वक्त आपको कोई फर्क इस पर नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं पेंसिल से नीचे आया, अब मैं चाह रहा हूं मैं पेंसिल के डिफरेंट और आइटम, डिफरेंट सब आइटम्स बनाऊं, तब मुझे क्या करना होगा? सेकंड आइटम पर आकर मुझे टैब का बटन प्रेस करना होगा। देखें जैसे ही मैं टैब का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास क्या हुआ? अब पेंसिल वन आइटम है, पेन जो है सेकंड आइटम है, और पेंसिल लिस्ट के अंदर, पेंसिल आइटम के अंदर हमारे पास एक लिस्ट और बन गई है जो ए से स्टार्ट हो रही है। और अगर मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे रेड मैंने लिखा, ठीक है, ग्रीन मैंने लिखा, देखें अभी ऑटोमेटिकली लिस्ट आइटम जो है ये बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है डिफरेंट ये लिस्टें अवेलेबल है। लेट सपोज रबर के अंदर भी, रबर आइटम के अंदर भी मुझे एक और लिस्ट क्रिएट करनी है, तो मैं नीचे आकर यहाँ पर टैब का बटन प्रेस करूंगा। टैब का बटन जैसे ही मैंने प्रेस किया तो आप देख रहे होंगे कि ये लिस्ट मेरे पास यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर भी मैं डिफरेंट मतलब अपने हिसाब से ये इस तरीके से मल्टी लेवल लिस्ट को इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं इसको पूरे को दोबारा सिलेक्ट करूँ और मैं स्टाइल कुछ और रखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं अपने हिसाब से कोई और स्टाइल भी ले सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि वो जो स्टाइल है वो उसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। एक चीज यहाँ पर जो पॉइंट याद रखने वाला है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप बुलेट लिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबरिंग लिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट 9 लेवल तक डीप जा सकती है। क्या कहा मैंने? मल्टी लेवल लिस्ट जो है 9 लेवल तक डीप जा सकती है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर एक ये पेंसिल थी, ये पहला लेवल है, ये वाली जो लिस्ट है ये सेकंड लेवल है। अगर मैं जैसे ग्रीन के अंदर भी एक और लिस्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से दोबारा टैब क्रिएट करूंगा तो ये थर्ड लेवल शुरू होगा। इसी तरीके से मैं डीप जाते जाते 9 लेवल तक डीप जा सकता हूँ। वैसे आपको कभी भी 9 लेवल तक डीप जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली जो हमारा 90% काम हो जाता है वो 3 लेवल्स के अंदर अंदर हमारा काम हो ही जाता है कि हम एक मेन हेडिंग बनाते हैं, फिर मेन हेडिंग की सब हेडिंग होती है, और कभी कभार सब हेडिंग की भी फर्दर सब हेडिंग आ जाती है। तो ये इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके पास एक हेडिंग है, उसके सॉरी हेडिंग नहीं, हेडिंग में यहाँ गलत कह रहा हूँ, यहाँ पर आइटम्स हम इसको कहेंगे, या बुलेट लिस्ट के आइटम्स आप इसको कह सकते हैं। तो आपके पास एक मेन आइटम है, उसका एक सब आइटम है, और सब आइटम के अंदर एक सब आइटम और है। तो इस तरीके से आप 9 लेवल्स तक डीप जा सकते हैं। अभी ये जो आपके पास सब आइटम में यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आप इस लिस्ट को देखकर कह सकते हैं कि ये 3 लेवल मल्टी लेवल लिस्ट है।
कि इसके अंदर पहला लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है और तीसरा लेवल ये है। तो होपफुली लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ चुका होगा कि लिस्ट जो है बेसिकली क्या काम कर रही होती है और कैसे काम कर रही होती है। अब लेट सपोज ये जो रेड आपके पास है, इसको आप दोबारा से बैक साइड पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन है जिसको कहते हैं डिक्रीज इंडेंट, और एक हमारे पास होता है इंक्रीज इंडेंट। अगर मैं यहाँ से डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि ये जो रेड था ये जो है मेन हेडिंग मेन लिस्ट की तरफ मूव कर गया। अगर मैं यहाँ से इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये एक मल्टी लेवल लिस्ट का सब पार्ट बन चुका है। तो ये जो है आमतौर पर ये टैब का ही काम कर रहा होता है। इंक्रीज इंडेंट वाला जो बटन है ये टैब के बटन का ही काम कर रहा होता है, और ये जो है टैब के बटन का रिवर्स काम कर रहा होता है। यानी अगर आपने कहीं पर टैब प्रेस किया है और आप दोबारा रिवर्स जाना चाह रहे हैं तो आप इस पर्टिकुलर बटन की मदद से डिक्रीज इंडेंट कर सकते हैं। इंडेंट का मतलब होता है स्पेस देना। जैसे यहाँ पर आप देखें ये इंक्रीज इंडेंट लिखा हुआ आ रहा है, इंडेंट का मतलब है स्पेस। तो इंक्रीज इंडेंट मतलब अपनी स्पेस को बढ़ाना और डिक्रीज इंडेंट मतलब अपनी स्पेस को कम करना। तो ये इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट आप ये मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिस्ट को फॉरवर्ड ले जाने के लिए। यानी एक लिस्ट का मल्टी लेवल, एक लिस्ट को मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए या मल्टी लेवल लिस्ट को दोबारा से एक नॉर्मल लिस्ट बनाने के लिए आप इन दो पर्टिकुलर ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होपफुली ये लिस्ट आपको समझ में आ गई होगी। 2-4 बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका ज्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से अब रिमूव कर रहा हूँ लिस्ट को। ठीक है, अब यहाँ पर अब हमें कुछ ये जो नीचे वाले ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को कहा जाता है अलाइनमेंट क्या कहते हैं इनको, अलाइनमेंट ऑप्शंस इनको कहते हैं। कि आपके पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को आप किस तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अब सबसे पहली चीज सवाल पैदा होता है कि हमारे पास टेक्स्ट जो है कहाँ से आएगा, कि डिफरेंट बहुत सारा टेक्स्ट हमारे पास यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए तभी हम इन ऑप्शंस को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो 2-3 तरीके हैं कि आप जो है टेक्स्ट को कॉपी करें। आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहां पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट को कंट्रोल C दबा के कॉपी करें और यहाँ लाकर कंट्रोल V दबाकर उसको पेस्ट कर दें। एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है हमें कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्मूला प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम डायरेक्टली यहीं पर इसी जगह पर मौजूद अपने टेक्स्ट को जो है ला सकते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो आपके पास है। आप लगाते हैं इक्वल टू का सिंबल, फिर आप लिखते हैं लॉरम, ठीक है, और ब्रैकेट लगाकर, ठीक है, एंटर प्रेस कर देते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, इक्वल टू लगाया, लॉरम लिखा और ब्रैकेट लिखकर मैंने एंटर प्रेस किया। तो आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ चुका है। अब ये लॉरम इप्सम, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को जो है हम लॉरम इप्सम कहते हैं। लॉरम इप्सम एक तरीके का डमी टेक्स्ट होता है जिसको आप अपने टेस्टिंग पर्पसेस के लिए या लर्निंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो लॉरम एप्सम है ये आपको डिफरेंट जगहों से भी मिल सकता है। लॉरम एप्सम की वेबसाइट भी है खुद की। अगर आप लॉरम एप्सम की वेबसाइट के ऊपर जाकर टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ मैंने क्या किया। अभी यहाँ पर मैंने लिखा इक्वल टू लॉरम और ब्रैकेट लगाकर एंटर प्रेस किया तो ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया। अब ये जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट जो है बहुत ज्यादा आ गया है या कम आ गया है फॉर एग्जांपल। तो इसका भी हमारे पास तरीका है कि आपको जितना टेक्स्ट चाहिए आप उसका नंबर यहाँ लिखना है। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ 20 वर्ड चाहिए, मैंने लिखा इक्वल टू लॉरम और ब्रैकेट पहले मैंने खाली रखे थे, अब मैं 20 इसके अंदर रख रहा हूँ। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास जो है ये 20 आई थिंक ये 20 पैराग्राफ्स हो गए हैं। 1 2 3 4, हाँ ये तकरीबन इसका 20 पैराग्राफ्स बना दिए आई थिंक। तो इसके ऊपर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे तो नॉर्मली हमारा जो है इक्वल टू लॉरम और एम्प्टी ब्रैकेट्स के ऊपर ही काम हो जाएगा। ये हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है। अब ये जो अलाइनमेंट ऑप्शन, अलाइनमेंट वाले जो ऑप्शन है हमारे पास जो 4 ऑप्शन है, एक हमारे पास है अलाइन लेफ्ट, एक हमारे पास है अलाइन सेंटर, एक हमारे पास होता है अलाइन राइट और एक हमारे पास होता है जस्टिफाई। ठीक है, तो अब इन चारों को अगर आप देखें इस वक्त अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अलाइन राइट वाला जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट हुआ है। तो लेट सपोज मैं ये पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं ले लेता हूँ अलाइन राइट। तो अब आप देखेंगे कि पहले इसके यहाँ पर ये कौन सा राइट साइड के ऊपर यहाँ पर स्पेसेस आपको नजर आ रही थी और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ये कंप्लीटली तौर पर अलाइन था। लेकिन जब मैंने अलाइन राइट किया
ऊपर वाले पैराग्राफ का, तो ये राइट साइड से अलाइन हो चुका है और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है यहाँ पर स्पेसेस आपको नजर आ रही होंगी, एक्स्ट्रा स्पेसेस। इसी तरीके से अगर आप किसी चीज को सेंटर के अंदर लेकर आना चाह रहे हैं, लेट सपोज ये वाली जो लाइन है ये इस वक्त जो है अलाइन लेफ्ट हुई हुई है, मैं इसको सेंटर में लेकर आना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से अलाइन सेंटर वाले बटन पर क्लिक करके इसको मैं सेंटर में लेकर आ जाऊंगा। ये जो ऑप्शन है ये काफी काम में आता है जब आप कोई ऐसी हेडिंग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जिसको आप सेंटर में रखना चाह रहे हैं। लेट सपोज मैं कंट्रोल जेड करके ये अभी नॉर्मल फॉर्म पर आ गया हूँ और मैं यहाँ पर एक हेडिंग लिखता हूँ, माय हेडिंग। ठीक है, अब मिसाल ले लो कि ये आपकी हेडिंग है, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके इसका साइज बड़ा करके इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब लेट सपोज आपकी हेडिंग है, अब अगर आप इसको सेंटर में लेकर आना चाह रहे हैं, पेज के सेंटर के अंदर, तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर स्पेसेस यानी स्पेस वाला बटन दबाकर इसको सेंटर में लेकर आ जाएं। इस वक्त भी ये बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल तरीका नहीं होता है। अगर आपको अपनी चीज को जो है सेंटर में लेकर आना है, तब आप ये जो स्पेसेस आप लगा रहे हैं इतनी सारी, ये स्पेसेस एक्स्ट्रा काउंट हो रही हैं। इन स्पेसेस का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी प्रोफेशनल चीज नहीं है। तो आसान तरीका सबसे क्या होता है हमारे पास कि जहां पर हमें किसी चीज को सेंटर में लेकर जाना है, हम नॉर्मली उसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से अलाइन सेंटर पे क्लिक कर देते हैं। तब आपके सामने आपकी वो जो चीज है या जो भी आपका टेक्स्ट है वो सेंटर ऑफ द पेज पर आ जाता है। अब आप यहाँ पे देखें, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त क्योंकि यहाँ पर स्पेसेस नहीं है तो ये एक्स्ट्रा स्पेसेस हमारी काउंट नहीं हो रही है और वो सिलेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर प्रोफेशनल तरीका यही है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पर टैब का बटन प्रेस करें या इंक्रीज इंडेंट यहाँ पर प्रेस करें, दोनों तरीके सही है। आप यहाँ पर अगर इंक्रीज इंडेंट करते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपनी हेडिंग को जितना मूव करवाना चाहते हैं उतना मूव करवा सकते हैं, या अगर आप डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो अपनी हेडिंग को आप जितना मूव करवाना चाहते हैं उतना मूव करवा सकते हैं। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट तब आपके काम में आएगा जब आप अपनी हेडिंग को एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं रखना चाहते, लेकिन थोड़ा सा आगे की तरफ या थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करवाना चाह रहे हैं, तब आपके पास ये वाले जो ऑप्शन है ये काम में आएंगे। इंक्रीज इंडेंट जो है एक टैब के बराबर काम करता है, यानी एक टैब का बटन अगर मैं प्रेस करूं तो भी ये इंडेंट का ही काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं दोबारा इसको प्रेस करता हूँ तो ये एक टैब का काम हो रहा है इस तरीके से, और अगर मैं डिक्रीज इंडेंट प्रेस करता हूँ तब भी ये एक टैब का ही काम हो रहा है। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये एक टैब की स्पेस को ही कर रहा होता है। अब हम बात कर रहे थे अलाइनमेंट ऑप्शन की। यहाँ पर जैसे ही मैंने सेंटर पे क्लिक किया तो मेरी हेडिंग सेंटर पे आ गई है, और सबसे ज्यादा प्रोफेशनल तरीका किसी भी चीज को सेंटर में लाने का यही होता है कि आप इसको जो है अलाइन सेंटर के ऑप्शन से सेंटर में लेकर आए, स्पेसेस की मदद से ना लेकर आए। ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल तरीका नहीं है, और जो आप एक्स्ट्रा स्पेसेस देंगे वो एक्स्ट्रा स्पेसेस भी आपके पेज के अंदर काउंट होंगी और उनकी वजह से आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट खराब भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल अभी थोड़ा सा आगे चलकर हम देखेंगे कि पेज किस तरीके से स्पेसेस की वजह से खराब होता है। थर्ड फाइनल जो ऑप्शन हमारे पास है, जो चौथा ऑप्शन है, वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से वो अलाइनमेंट आपको करके दे देता है। मिसाल ले लेते हैं, मैं यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैंने लिया जस्टिफाई। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी आपका टेक्स्ट जो है वो जस्टिफाई हो चुका है, और इस तरफ से भी अगर आप देखें तो ये आपका कंप्लीटली तौर पर, यानी लेफ्ट साइड से भी जस्टिफाइड है, राइट साइड से भी जस्टिफाइड है। कोई एक्स्ट्रा स्पेस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। जब भी आप कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं या कोई आप अपना चैप्टर लिख रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, या आपको फ्यूचर में अपनी थीसिस वगैरह लिखने को दी जाएगी, आपको कोई रिपोर्ट बनाने के लिए दी जाएगी, तब आप वो एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है ऑब्वियसली, तब आप अपने डॉक्यूमेंट को हमेशा जस्टिफाई ही रखेंगे। जहां पर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप उसको लेफ्ट अलाइन रखें या राइट अलाइन रखें, वो आपकी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के अंदर ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो जस्टिफाई वाली ही अलाइनमेंट को इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझना होगा कि ये जो चार ऑप्शंस हैं ये क्या काम करते हैं और किस ऑप्शन का क्या काम है। इसके बाद जो ऑप्शन हमारे पास है वो है लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग से मुराद ये है कि आपकी जो पैराग्राफ है उनके अंदर जो लाइंस है उनके अंदर कितनी स्पेसेस होनी चाहिए। ये भी कभी कभार आपके काम में आ जाता है। नॉर्मली ये 1.0 होता है, आप इनको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं।
तो होपफुली ये तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन था। इसके बाद अगर आप अपने पैराग्राफ को कंप्लीटली बैकग्राउंड देना चाह रहे हैं, शेडिंग जिसका नाम है, तो आप यहाँ से इसको लेकर अपने पैराग्राफ को डिफरेंट शेड्स वगैरह या डिफरेंट कलर्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये शेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उसके लिए। और नो कलर से मुराद इसके बैकग्राउंड पर कोई कलर नहीं है, ये अपने नॉर्मल फॉर्मेट पर है। इसके ऊपर ये वाले जो दो ऑप्शंस हैं ये आपके पास तब काम आते हैं, देखें इनका नाम अगर आप देखें, लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, इसका नाम है लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, और इस वाले का नाम है राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। अब ये ऑप्शन आपके पास कब काम में आता है? नॉर्मली हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन आपके पास अवेलेबल ना हो। ये ऑप्शन तब अवेलेबल होगा आपके पास जब आपके पास कोई ऐसी लैंग्वेज है जो उर्दू की तरफ से लिखी जाती है, यानी जो राइट साइड से लिखी जाती है। नॉर्मली इंग्लिश जो है हमारी वो लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं, इसीलिए इस वक्त ये वाला जो ऑप्शन है ये सिलेक्टेड है। अगर हम किसी और को, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन कर देता हूँ, तब आप देखेंगे कि ये राइट से स्टार्ट हो रहा है। मेरा जो कर्सर है वो इस तरीके से आगे की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, तो मैं इस लाइन को पूरा रिमूव अगर कर दूं, तब आप देखेंगे मेरा कर्सर जो है राइट साइड से शुरू हो रहा है, अब मेरा कर्सर जो है लेफ्ट साइड के ऊपर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब मेरा कर्सर जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर आ गया है, अब वो राइट साइड पर नहीं है। तो अगर आप कोई उर्दू लिखना चाह रहे हैं, जैसे इस वक्त मेरे कंप्यूटर के अंदर उर्दू लैंग्वेज इंस्टॉल्ड है, तो अगर मैं यहाँ से उर्दू को सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं यहाँ पर उर्दू का लिखना शुरू करता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, मेरा मुल्क पाकिस्तान है, इस तरीके से। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि ये जो है उर्दू की तरफ से टेक्स्ट डायरेक्शन चल रही है मेरी। और अगर उर्दू लिखते हुए ही मेरे पास ये टेक्स्ट डायरेक्शन इंग्लिश होती, तो अब ये मेरा जो कुछ भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो ये मैं रैंडम वर्ड टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर इस वक्त, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे जो कर्सर है इस वक्त, ये जो कर्सर इंग्लिश की तरफ से चल रहा है। तो ये वाला जो मेरे पास जो ऑप्शन है, मैं इसको कंट्रोल सेट करके दोबारा अंडू कर देता हूँ और टेक्स्ट डायरेक्शन अपनी इंग्लिश वाली ही रख लेता हूँ। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि टेक्स्ट डायरेक्शन ये वाली आपके पास तब काम में आएगी जब आपके पास कोई ऐसी लैंग्वेज है जो राइट साइड की तरफ से शुरू होती है, जैसे उर्दू हुई या अरबी हुई। इस तरीके की जो लैंग्वेजेस हैं जो राइट साइड से स्टार्ट हो रही होती हैं, तब आपके पास ये वाला जो ऑप्शन है ये काम में आएगा। इसके अलावा अगर आप ये उर्दू लिखना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आता है, वो मैं आपको बता दूंगा कि सॉफ्टवेयर का एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है। आई थिंक उसका नाम है पाक उर्दू इंस्टॉलर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसका नाम है पाक उर्दू इंस्टॉलर, इस तरीके का कोई नाम है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है। इसको आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी ये चीज़, और छोटी सी फाइल होगी कोई 4-5 MB की। इसको आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये जो ये मेरे पास इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है ये आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, और यहाँ से आप उर्दू को सिलेक्ट करके उर्दू भी फिर लिख पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इसके बाद जो ऑप्शन हमारे पास है वो ये वाला ऑप्शन है, इसका नाम है हमारे पास सॉर्ट। सॉर्ट का काम क्या होता है, ये किसी भी इसकी डेफिनेशन भी यहाँ लिखी हुई आ रही होगी कि अरेंज द करंट सिलेक्शन इन अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल ऑर्डर। मिसाल ले लेते हैं, मैं यहाँ पर कुछ नाम लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिखा 4-5 में नाम लिख देता हूँ। अब ये जो मैंने 4-5 नाम लिखे हैं इनका आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से मुराद क्या है कि ए वाले नाम पहले, बी वाले बाद में, सी वाले बाद में, और आखिर में फिर जेड की तरफ ये मूव करता चला जाएगा। तो अगर आप किसी लिस्ट को अपना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट करके इस पर जैसे इस बटन पे मैंने क्लिक किया, अब ये पूछ रहा है आपको क्या करना है, तो यहाँ से आप शॉर्ट बाय पैराग्राफ टाइप, इसके टेक्स्ट ही ऑब्वियसली हम टेक्स्ट को करना चाह रहे हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रखेंगे और यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर ए वाला नाम पहले आ गया है, फिर बी वाले, सी वाले, डी वाले, एच, आखिर में के यू, और आखिर में आप देखेंगे कि
वाई जो है वो सबसे आखिर में आ गया। तो ये सॉर्टिंग है, ये आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर आपकी वैल्यूज को जो है सॉर्ट करके दे देती है। जरूरी नहीं है कि ये ABCD के ऊपर ही काम करेगी, आप इसको नंबर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके पास डिफरेंट नंबर्स अवेलेबल हैं और इन नंबर्स को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, मतलब अल्फाबेटिक सॉरी नंबरिंग इनकी सॉर्ट करना चाह रहे हैं, यानी छोटी वाली वैल्यूज को ऊपर की तरफ और बड़ी वैल्यूज को नीचे, या बड़ी वैल्यूज को ऊपर और छोटी वैल्यूज को नीचे, तब आप क्या करेंगे, इस पर आप सिलेक्ट करेंगे। अब ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखें टाइप इसकी नंबर सिलेक्ट हो गई है। आप असेंडिंग ऑर्डर रखेंगे तो ये छोटी वैल्यूज को ऊपर रखेगा, बड़ी वैल्यूज को नीचे, और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर रखेंगे तो ये बड़ी वैल्यूज को ऑटोमेटिकली ऊपर कर देगा और छोटी वैल्यूज को नीचे की तरफ कर देगा। तो ये आपके पास जो है क्या नाम है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर या नंबरिंग ऑर्डर के अंदर आपकी वैल्यूज को सॉर्ट करके दे देगा। तो होपफुली ये ऑप्शन भी आपके समझ में आ गया है। इसके अलावा यहाँ पर ये आखिरी ऑप्शन अब हमारे पास अवेलेबल है, ये हमारी किसी भी चीज को बॉर्डर्स देने के लिए होता है। लेट सपोज मैं इस हेडिंग को बॉर्डर देना चाह रहा हूँ, मैं इस हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको देना चाह रहा हूँ बॉटम बॉर्डर। जैसे ही मैंने बॉटम बॉर्डर सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि माय हेडिंग के नीचे एक बॉटम बॉर्डर आ चुका है। अगर मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से टॉप बॉर्डर को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे टॉप और बॉटम दोनों जगह बॉर्डर आ रहा है। अगर मैं राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर को भी सिलेक्ट कर लूँ तो आप देखेंगे कि ये एक पूरा का पूरा बॉक्स मेरे पास बन गया है एक तरीके से। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस हिसाब से अपनी हेडिंग को शो करना चाह रहे हैं या अपने टेक्स्ट को किस पर्टिकुलर बॉर्डर के अंदर दिखाना चाह रहे हैं। और अगर आप बॉर्डर लगा चुके हैं, बॉर्डर हटाना चाह रहे हैं, तो आप नो बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। यहाँ से ऑल बॉर्डर्स, तो चारों बॉर्डर्स आ जाएंगे। और फिर डिफरेंट ऑप्शन हैं, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, इनको आप थोड़ा सा जब हम टेबल्स के ऊपर आएंगे, इंसर्ट के टैब के अंदर टेबल का हमारे पास ऑप्शन है, वहां पर हम इन डिफरेंट ऑप्शन को देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। तो ये पैराग्राफ का ग्रुप भी हमारे पास कंप्लीट होता है। इसके बाद ये वाला जो ग्रुप है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ये जो स्टाइल वाला ग्रुप है इसको समझना काफी जरूरी है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे ना तो काफी ज्यादा आपके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। देखें अभी इस वक्त हमारे पास सिलेक्टेड है नॉर्मल, ये हमारे पास है नो स्पेसिंग, फिर हमारे पास है हेडिंग, हेडिंग टू, टाइटल, सब टाइटल वगैरह वगैरह। तो ये हेडिंग को इस पर्टिकुलर चीज के अंदर समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। हेडिंग से मुराद क्या होती है, देखें अभी इस वक्त क्या है, मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट के ऊपर हमारे पास एक हेडिंग है माय हेडिंग के नाम से। इस वक्त ये दिखने में जरूर हेडिंग आपको लग रही है क्योंकि हमने इसका स्टाइल चेंज कर दिया है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नजर के अंदर ये बिल्कुल भी हेडिंग नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसको हेडिंग कब कंसिडर करेगा, जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर हेडिंग 1 के ऑप्शन से इसको हेडिंग बनाऊंगा। अब आप देखें इस वक्त अगर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, अभी ये हेडिंग नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं, लेकिन जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और हेडिंग 1 पे मैंने क्लिक कर दिया, अब आप यहाँ पर नोट करेंगे कि इस हेडिंग के साथ यहाँ पर एक छोटा सा एरो का बटन आ गया। ये एरो का बटन शो कर रहा होता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेडिंग है। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस पर्टिकुलर चीज को हेडिंग कंसिडर करेगा और अब किसी भी मतलब टेक्स्ट को ये वाले ऑप्शन से हेडिंग बनाने के बाद आप उसके ऊपर अपनी मर्जी की स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप जिसको जैसे आपने पहले रखा था आप इसको उसी तरीके से पहले अब रख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये एरो का बटन पहले नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अब ये हमारे पास हेडिंग है, पहले ये हेडिंग नहीं थी, ये नॉर्मल टेक्स्ट ही था। तो एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको कोई हेडिंग देनी हो, प्रोफेशनल तरीका यही है कि आप हेडिंग को हेडिंग वाले ऑप्शन की मदद से ही हेडिंग बनाएं। अगर आप इसको हेडिंग वाले ऑप्शन से हेडिंग नहीं बनाते हैं तो आगे चलकर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो प्रॉब्लम्स जो है जब हम ये रेफरेंसेस के टैब के अंदर पहुंचेंगे तब आपको समझ में आएगी। यहाँ तक के लिए आपको ये समझना है कि हमेशा हेडिंग को हेडिंग वाले ऑप्शन की मदद से ही आपने क्रिएट करना है। आप डायरेक्टली किसी भी टेक्स्ट को स्टाइल चेंज करके उसको हेडिंग नहीं बना सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, इस एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इसके नीचे जितना भी टेक्स्ट था वो कोलैप्स हो रहा है, वो इसके अंदर हाइड हो रहा है। मैं इसको हाइड और शो यहाँ पर कर सकता हूँ, लेकिन जब ये मेरे पास हेडिंग नहीं थी तब में ऐसा ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को नहीं पता था कि ये जो है हमारे पास एक
हेडिंग है। तो होपफुली हेडिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और हेडिंग का आपको पता चल गया होगा कि हेडिंग को हेडिंग के ऑप्शन से ही बनाना है, डायरेक्टली स्टाइल करके हम नहीं बना सकते। अब आप यहाँ पर नोट कीजिएगा, एक हमारे पास लिखा हुआ है हेडिंग 1 और एक लिखा हुआ है हेडिंग 2। हेडिंग 2 से मुराद ये है कि हेडिंग 1 जो है सबसे बड़ी हेडिंग होती है, मेन हेडिंग होती है। अगर मेन हेडिंग के अंदर कोई सब हेडिंग आपके पास आ रही है तब आप हेडिंग 1 इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि सब हेडिंग के लिए या छोटी हेडिंग के लिए आप हेडिंग 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो लेट सपोज कि इस वाले पैराग्राफ के बाद यहाँ पर मेरे पास एक हेडिंग है सब हेडिंग के नाम से। अब इस सब हेडिंग को मैं सेकंड वाली हेडिंग के साथ सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास सब हेडिंग है। सब हेडिंग के नीचे जितना भी टेक्स्ट था वो मेरे पास सब हेडिंग के अंदर कोलैप्स हो रहा है, लेकिन मेन हेडिंग वाला टेक्स्ट जो है वो मेन हेडिंग में। अगर आप यहाँ पर नोट करें, मैं मेन हेडिंग को अगर बंद करता हूँ तो मेरे पास सब हेडिंग भी इसका ही पार्ट है, तो ये भी पूरा का पूरा इस पर्टिकुलर हेडिंग के साथ हाइड हो जाएगा। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम कोई बुक लिख रहे हैं तो जो चैप्टर का नाम होता है वो हम हेडिंग 1 रखते हैं। चैप्टर के नाम के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं उनको हम हेडिंग 2 रख रहे होते हैं, तो वो हेडिंग 2 यहाँ पर आ गई। अब हेडिंग 2 लगाने के बाद आप देखेंगे हेडिंग 3 का भी ऑप्शन हमारे पास आ गया है, पहले नहीं था, क्योंकि हमारे पास पहले हेडिंग 2 लगेगी उसके बाद ही हेडिंग 3 लगेगी। जैसे ही मैं हेडिंग 3 को अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करूंगा तो मेरे पास एक हेडिंग 4 का ऑप्शन भी आ जाएगा। हेडिंग 4 को इस्तेमाल करते ही हेडिंग 5 का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो ये ऑप्शंस बढ़ते चले जाएंगे जैसे जैसे आप अपने हेडिंग्स के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे। मिसाल ले लेते हैं, यहाँ पर मैं थर्ड हेडिंग के नाम से एक हेडिंग और बनाता हूँ। मैंने यहाँ लिखा थर्ड हेडिंग और इसको सिलेक्ट करके मैं हेडिंग 3 लेता हूँ, ठीक है। अब आप ये नोट कीजिएगा, ये हमारी मेन हेडिंग की ये सब हेडिंग और सब हेडिंग की भी ये सब हेडिंग। अगर आप देखें मैं सब हेडिंग को क्लोज करता हूँ तो पूरा का पूरा ये हाइड हो गया। यहाँ से अगर मैं थर्ड हेडिंग को क्लोज करता हूँ तो सिर्फ इसके नीचे वाला टेक्स्ट जो है वो इसके अंदर हाइड हो रहा है। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अगर यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और माय हेडिंग 2 में यहाँ लिखता हूँ और कुछ टेक्स्ट को मैं जल्दी से कॉपी करके यहाँ पर मैं ले आता हूँ, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। और इस पर्टिकुलर चीज को मैं सिलेक्ट करके हेडिंग 1 बना देता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो हेडिंग के ऊपर मैंने अभी जो स्टाइलिंग की थी वो मैं फॉर्मेट पेंटर लेकर इसके ऊपर भी अप्लाई कर देता हूँ ताकि दोनों का स्टाइल जो है सेम हो जाए। तो अब आप यहाँ पर नोट कीजिएगा कि मेरे पास दो हेडिंग्स हैं। अगर मैं पहली हेडिंग के डेटा को हाइड करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ पहली हेडिंग का डेटा कोलैप्स होगा, दूसरी हेडिंग का डेटा अवेलेबल है। अगर मैं इसको भी यहाँ पर हाइड करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये भी मेरे पास जो है हाइड हो चुका है और मैं इसको दोबारा से यहाँ पर अवेलेबल करवा सकता हूँ। तो ये हमारे पास हेडिंग का बेसिक काम है। प्रोफेशनल तरीका हमेशा यही होता है कि आप हेडिंग को हेडिंग के ऑप्शन की मदद से ही बनाएं, आप डायरेक्टली हेडिंग का स्टाइल ना करें। पहले आप यहाँ से हेडिंग को हेडिंग सेलेक्ट करें, उसके बाद फिर अपनी जो भी आपको स्टाइलिंग अप्लाई करनी है वो आप हेडिंग के ऊपर अप्लाई करें ताकि आपकी जो हेडिंग है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए भी हेडिंग कंसिडर की जाए। अगर आप हेडिंग को हेडिंग नहीं बनाएंगे तो काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या है वो आगे जब हम अपने टैब्स के अंदर बढ़ेंगे तब आपको ये ज्यादा डिटेल से क्लियर हो जाएंगे। तो होपफुली ये हेडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको समझ में आ चुका है। उसके बाद फिर हमारे पास एडिटिंग ग्रुप के अंदर देखें तो हमारे पास तीन ऑप्शन हैं। सिलेक्ट ऑप्शन तो बेसिकली कितने काम का नहीं है कि आप सिलेक्ट ऑल करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाता है, वो तो आप वैसे भी माउस की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा काम का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर फाइंड है, फाइंड के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नेविगेशन ये विंडो आपके पास खुलकर आ रही है, या इसको क्या कहते हैं, नेविगेशन व्यू इसको कहते हैं। मैं इसको कट करता हूँ, अभी देखें कुछ भी नहीं है आपके पास। जैसे ही मैं फाइंड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास नेविगेशन व्यू खुलकर आ रहा है। अब यहाँ पर आप कोई भी लेटर को टाइप करेंगे, कोई भी वर्ड टाइप करेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ लॉरम, तो जैसे ही मैंने लॉरम को टाइप किया आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी रिजल्ट होंगे, जैसे बता भी रहा है कि इसको पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर 3 रिजल्ट मिले हैं इस पर्टिकुलर नाम से, तो आप देख सकते हैं वो इसने हाईलाइट भी कर दिए हैं। येलो कलर का बैकग्राउंड इसने यहाँ पर हमें दे दिया है लॉरम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आप किसी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं फाइंड की मदद से, और फाइंड करने की जो शॉर्टकट की है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल F है। जैसे ही आप कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो आपके पास ये नेविगेशन व्यू जो है ये खुलकर आ जाएगा।
और यहाँ पर आप जो भी चीज सर्च करना चाह रहे हैं ये आपके पास बहुत ज्यादा काम का ऑप्शन है, क्योंकि जब हम बहुत बड़े डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज ढूंढना चाह रहे होते हैं तो हम एक एक वर्ड को पढ़ तो नहीं सकते हैं, तब हम Ctrl+F करके फाइंड करते हैं और जिस वर्ड को हम सर्च करना चाह रहे हैं डायरेक्टली उसको लिखते हैं और वो पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां होता है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है रिप्लेस का ऑप्शन। जैसे ही मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक ये डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा और यहाँ से अब ये कह रहा है कि फाइंड क्या करना है आपको। मैं इसको कहता हूँ कि आप लॉरम को फाइंड करें और ABCD से उसको रिप्लेस कर दें। क्या कहा मैंने कि आप लॉरम को फाइंड करें और जहां जहां पर आपको ये लॉरम मिलता है उसको ABC के साथ मतलब रिप्लेस कर दें। तो आप देख सकते हैं 3 हमारे पास जगह पर लॉरम लिखा हुआ है। मैं इसको रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया तो इसने कहा ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट, कि हमने 3 जगह चेंजेस कर दिए हैं। यहाँ से उसको क्लोज करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जहां जहां पर हमारे पास लॉरम लिखा हुआ था वहां पर अब ABC आ गया है, यहाँ पर भी ABC आ गया है और यहाँ पर भी ABC आ गया है। तो ये जो आपके पास है रिप्लेस का ऑप्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी काफी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अभी हमारा जो है होम का जो रिबन है वो कंप्लीट हो चुका है कि होम के रिबन के अंदर क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका फाइल का टैब हमारे पास है। फाइल के टैब के अंदर अब बेसिकली क्या क्या होता है, फाइल के टैब के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ फाइल के टैब के ऊपर यहाँ पर आपको पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपके पास क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस हैं और यहाँ पर उस जो डॉक्यूमेंट आप जिस पर आप काम कर रहे थे उस डॉक्यूमेंट की इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज दिखा रहा है कि इसका साइज जो है वो अभी ये आपने सेव ही नहीं किया है तो ये साइज नहीं बता पा रहा है। एक पेज है, वर्ड इसके अंदर यानी इस पेज के अंदर 115 वर्ड हैं। टोटल आपने 77 मिनट्स इस वर्ड इस डॉक्यूमेंट के ऊपर स्पेंड किए हैं। इसका कोई टाइटल नहीं है, टैग नहीं है, इसमें कोई कमेंट नहीं है वगैरह वगैरह। तो ये डिटेल्स हैं। और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे दिस PC कि आप अपने कंप्यूटर में इसको सेव करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आप जिस लोकेशन पे इसको सेव करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव करवाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप उसका नाम रखेंगे। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपको रखना चाहिए। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से। ठीक है, सेव एज टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है और डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसको सेव कर रहा हूँ। लोकेशन आप कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, मिसाल है आप D ड्राइव में, E ड्राइव में, F ड्राइव में कहीं पे भी सेव करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप लेकर इसको सेव कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये जो फाइल थी हमारे पास ये सेव होकर हमारे ये जो फाइल थी हमारे पास ये जो है सेव हो चुकी है हमारे डेस्कटॉप के ऊपर। तो यहाँ से मैं अब आपको डेस्कटॉप के ऊपर इस फाइल को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ क्योंकि हम इसको एक दफ़ा सेव कर चुके हैं। अगर आपने सेव नहीं किया है तो पहले से सेव कीजिएगा, उसके बाद ही आप इसको कट करेंगे। यहाँ से कट करने के बाद मैं जो है यहाँ पर डेस्कटॉप पर हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है मेरे पास माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से ये डॉक्यूमेंट बन चुका है। एक चीज़ यहाँ पर और कि जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को सेव किया जाता है तो उसके ऊपर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर अगर आप जाएं तो प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर फाइल की जो टाइप है, यानी जो भी फाइल आप सेव करते हैं और हर फाइल की अपनी, हर सॉफ्टवेयर की जो भी फाइल आप सेव करते हैं हर सॉफ्टवेयर की फाइल की जो टाइप होती है वो डिफरेंट होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल की टाइप है वो हमारे पास है docx। ये आपको याद रखना होगा, ये पॉइंट याद रखने वाला है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल टाइप है यानी जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सेव करते हैं तब हम उसको docx फाइल के अंदर सेव कर रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफी जगहों पर पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल एक्सटेंशन या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल टाइप क्या होती है। तब आप इसको बताएंगे कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो एक्सटेंशन है वो docx है। तो होपफुली यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं इस पर दोबारा डबल क्लिक करता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जहाँ पर जिस तरीके से हमने इस फाइल को सेव करवाया था बिल्कुल सेम उसी ही फॉर्मेट के अंदर हमारे पास ये फाइल खुलकर आ जाएगी और हम इसके ऊपर फर्दर काम कर सकते हैं। फाइल टैब के अंदर फिर डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनको हम टाइम टू टाइम देखते जाएंगे। यहाँ पर बता देता हूँ अकाउंट वाला जो ऑप्शन है, अकाउंट वाले ऑप्शन के अंदर अगर आप देखें
तो ये आपके मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आप कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं और वो वर्जन आपका एक्टिवेटेड है या नहीं है वो यहाँ पर बता रहा होता है। तो जब मैंने अकाउंट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये बता रहा है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट, ये आपकी एक्टिवेटेड है और आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोफेशनल वर्जन 2016 इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर जिन लोगों के पास ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है 2016, वो नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा कैसे डाउनलोड करेंगे तो फिर वो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। या जब भी हमारी फिजिकल क्लास होगी तो आप, मेरे पास इसका सेटअप पड़ा हुआ है, आप इसको मुझसे भी डायरेक्टली ले सकते हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने काफ़ी डिटेल से चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये किस तरीके से काम होता है। अच्छा, अब ये जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ना, ये जो चीज़ें हैं ये एक्सेल के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें सेम है, और पावर पॉइंट के अंदर जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ये दोनों सॉफ्टवेयर, उनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सेम है। तो उनके अंदर मैं इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा जितना मैंने इसके अंदर वेस्ट किया, उसमें हम डायरेक्टली आगे की एडवांस चीज़ें समझेंगे। अब जो चीज़ें आएंगी वो फिर हम डिफरेंट टैब्स के अंदर आगे जाकर सीखेंगे। तो होपफुली यहाँ तक की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।